हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वेक्टर एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर सिर्फ नंबरों को ऐड करने जैसा नहीं है। इसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ध्यान देना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उन दोनों को एडिशन के बाद जो हमारा नया इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, हमें वो क्या होता है पढ़ना है। इज़ दैट क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो हमें एक तीसरा ही वेक्टर क्वांटिटी मिलती है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? फिर से देखिएगा, आज हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। और ये एडिशन ऑफ वेक्टर जो है हमारा मेन वेक्टर अलजेब्रा है। मतलब हम इस इधर से अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन, एडिशन अब हम सीखेंगे और पूरे चैप्टर में बस हमको यही करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर को फील्ड में लेके आते हैं कि क्या है। जैसे अगर मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास प्लस वेक्टर ए और एक कौन सी है आपके पास दूसरी वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को एक नया वेक्टर मिलेगा जिसे मैं कह सकता हूं वेक्टर आर। और ये वेक्टर आर जो है इसका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट कहलाता है। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ज़रा सोचिएगा, ध्यान देना। मान लेते हैं आपके पास एक ब्लॉक है, जस्ट थिंक दैट यहाँ पर आपने उधर कितने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पर आपने एक और इसी तरफ से कितने 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया? 3 न्यूटन का। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्लॉक यदि मूव करने वाला होगा तो इस तरफ मूव करेगा कितने? 7 न्यूटन से। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो हमारी डायरेक्शन इस तरफ होगी और 7 न्यूटन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कोई इशू नहीं। इज़ दैट क्लियर? अगर मान लेते हैं यही ब्लॉक ऐसा रखा हो और यहाँ पर से आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हों और यहाँ से आपको 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े, तो आप ध्यान देना, यहाँ के 4 न्यूटन और यहाँ के 3 न्यूटन क्या होगा? इस 4 न्यूटन में से 3 न्यूटन को ये डिडक्ट कर देगा, यानी कैंसिल आउट कर देगा या घटा देगा। तो इस तरफ जो है हमारा जो ब्लॉक है वो इस तरफ मोशन करेगा, लेकिन कितने के इफेक्ट से? 1 न्यूटन के फोर्स से इफेक्ट से मोशन करेगा। ये बहुत आसानी से समझने वाली बात है। यहाँ भी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज़ आपको सिर्फ बेसिकली समझनी है। इसी तरीके से यदि मैं आपसे बोलूँ कि एक ब्लॉक इस तरफ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, एक जो है व्यक्ति इस तरफ 4 न्यूटन के फोर्स से उसको खींचता है और नीचे तरफ कितने से? 3 न्यूटन के फोर्स से खींचता है। तो ब्लॉक अब ऐसा नहीं है कि 4 न्यूटन वाले की तरफ चला जाए या 3 न्यूटन वाले की तरफ चला जाए। ठीक है, वो भी आपको कॉमन सेंस से समझ में आता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो घर में कोई भी टेबल होगी, टेबल में 2 रस्सियाँ बांधिएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, खींच के देखिएगा, ना वो 4 वाले की तरफ जाएगा ना 3 वाले की तरफ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? वो कहाँ जाएगा? उन दोनों के बीच में जाएगा। मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट इसके बीच में ही मोशन करेगा। पर अगर नेचुरली आप सोचो तो 4 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है तो बीच में तो मोशन करेगा, लेकिन किसके तरफ? 4 की तरफ मोशन करने की ज़्यादा संभावना है। मतलब ये बीच में जाएगा लेकिन हल्का सा 4 न्यूटन की तरफ मोशन करेगा। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा क्या है? एनालॉजी है, सिर्फ समझने का तरीका है क्या कर रहे हैं हम। एक और अगर मान लेते हैं ऐसे ही हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे इस तरफ मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ इसमें, ठीक है, इस तरफ क्या लगा दूँ मैं? 4 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ और इस तरफ कितना लगा दूँ मैं? 3 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर की तरफ मोशन कर जाएगा या ऑब्जेक्ट सामने की तरफ मोशन कर जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा केस, इसके बीच में यहाँ कहीं मोशन करेगा और वही प्रोसेस होगी, लगभग 4 न्यूटन की तरफ कहाँ करेगा? मोशन करेगा थोड़ा सा। तो ये जो है हमारी एनालॉजी है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो जब हम 2 वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तीसरी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। समझ पा रहे हैं ना आप? उस तीसरी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो उस रिजल्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। इज़ दैट क्लियर? हमें उसी को क्या करना है? आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ के बारे में बताऊँगा, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? पहला कंसेप्ट है कि रोटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान रखना, हमारा मेन टॉपिक क्या है अभी? रोटेशन ऑफ वेक्टर। इसको समझिएगा, ये कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डीप रूटेड कंसेप्ट नहीं है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है ए, वेक्टर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को घुमा दूँ, इस वेक्टर को सिर्फ घुमा दूँ, लंबाई वही रहे, समझ में? अगर मैं इस वेक्टर को घुमा दूँ ऐसा,
इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ध्यान रखना है, लंबाई यहाँ अलग हो सकती है पर वो लंबाई एक्चुअल में अलग नहीं है, सब जगह सेम ही है। इज़ दैट क्लियर? लंबाई ऐसा घुमा दूँ तो रोटेट करने पर वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहती है पर डायरेक्शन कैसी हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। इफ़ द वेक्टर इज रोटेटेड अबाउट एनी पॉइंट, समझ में आ गया ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है पर डायरेक्शन कैसी हो जाती है? बदल जाती है। पर इन केस यदि इसको पूरा एक चक्कर घुमा दिया जाए, यहाँ पर ला दिया जाए फिर से घुमा करके, ठीक है, मतलब पूरा 360 डिग्री घुमा दिया जाए तो उस समय उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब कि कितना? 360 डिग्री, 2 पाई, या इन शॉर्ट 2n पाई यदि किसी वेक्टर को घुमा दिया जाए 2n पाई। इज़ दैट क्लियर? मतलब एक n की वैल्यू 1, एक चक्कर के लिए 2, चक्करों के लिए 2, 3, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। समझ पा रहे हैं यार? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और एक और चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है, वह है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कौन सी चीज़ हमारी भाई? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आर अलाउड, इज दैट क्लियर? मतलब वेक्टर की शिफ्टिंग क्या है? अलाउ है। मतलब ये है कि मान लेते हैं, जस्ट थिंक दैट ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से मैंने इसको डिनोट किया, ये वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसकी लंबाई और इसकी डायरेक्शन ये है। अगर मैं इस क्वांटिटी को यहाँ बनाऊँ या इस क्वांटिटी को यहाँ बनाऊँ या इस क्वांटिटी को यहाँ बना दूँ, इज़ दैट क्लियर? बस उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम रहे। मतलब ना उसकी लंबाई चेंज हो मैग्नीट्यूड, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो आप उसे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? एकदम नॉर्मल कंडीशन है। अगर आप इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, वो पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट देयर पर्टिकुलर मीनिंग। इज दैट क्लियर? द वेक्टर इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, if they have the same direction and magnitude, so there shouldn't be any kinds of the change। वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए और यही क्या है? हमारा रूल्स है, और वो चेंज नहीं भी होता है। क्लियर है? अब इस चीज़ को फॉलो करके हम वेक्टर एडिशन के फर्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एडिशन ऑफ वेक्टर जो है हमारे रूल्स पर चलता है, जहाँ पर पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ। कौन सा है हमारे पास? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान देना, सभी लोग अच्छे से समझेंगे क्या है और बहुत अच्छे से फीलिंग लाएंगे। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको ट्राइंगल लॉ को बहुत ही डीपली क्या कर देगा? एक्सप्लेन कर देगा, आपके दिमाग में बिठा देगा। इसके बाद ट्राइंगल लॉ से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट जो होंगे आपको कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पर आपको ये चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, दो वेक्टर क्वांटिटी जो आप ऐड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। फोर्स को फोर्स से ऐड करोगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेक्टर को फोर्स ले लो, दूसरे को आप क्या ले लो? डिस्प्लेसमेंट ले लो और आप ऐड कर दो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको जो दो क्वान्टिटियाँ ऐड हो रही हैं, बोथ क्वान्टिटीज शुड बी सेम। नाउ लिसन दैट, ट्राइंगल लॉ समझने के लिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इज़ दैट क्लियर? जिसका टेल जो है वो ये है और हेड क्या है? ये है। आप बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं आपको। ये हमारा टेल है और ये हमारा क्या है? हेड है। इसको ऐड करना है वेक्टर बी से। समझ में आ गया ना? जिसका टेल ये है और जिसका हेड क्या है? ये है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमें मालूम है वेक्टर की शिफ्टिंग क्या है? अलाउ है। वेक्टर की शिफ्टिंग क्या है? अलाउ है। तो हमें जो नेक्स्ट चीज़ मिलेगी, हम इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा वेक्टर ए है, कोई इशू नहीं। वेक्टर ए, दैट इज़ इट्स टेल एंड दैट इज़ इट्स हेड, नो इशू। समझ पा रहे हैं ना आप? ये हेड हो गया, सॉरी ये टेल हो गई और ये क्या हो गया? हेड हो गया। यहाँ पर से इस वेक्टर को शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर ऐसे उठा करके यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। डायरेक्शन इज सेम, जस्ट थिंक दैट इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ वेक्टर बी। उसकी टेल ये है और उसका हेड ये है। समझ में आ गया ना? तो एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट वेक्टर की टेल, ठीक है ना, फर्स्ट वेक्टर की टेल, ध्यान देना, आपको सिर्फ समझना है फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर
की हेड को, लास्ट वेक्टर की हेड को क्या करना है, हमको जोड़ना है। लास्ट वेक्टर की हेड को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो जरा, ये है फर्स्ट वेक्टर की हेड और यह है लास्ट वेक्टर की, सॉरी फर्स्ट वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर की हेड, जोड़ दो। और आप जो होंगे, ध्यान देना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, टेल से हेड की तरफ जाओगे तो वही क्या होगी, आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और वही जो लाइन आप जोड़ोगे वही क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है किसमें, ट्राइंगल लॉ में। मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सामान्य तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों जो हैं इसे हम लिखेंगे a प्लस बी, इज़ दैट क्लियर, सेम ऑर्डर में है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट ऑर्डर में होगा। बस इतना सा क्या है, हमारा ये ट्राइंगल लॉ है, ठीक है ना। और बुक में दुनिया भर में बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ, मेरा काम आपको डेफिनेशन लिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको नीट जेईई में आने वाले क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बोला चाहूँ, इफ़ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर समझते मतलब एक ही क्रम में, सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर, जस्ट थिंक दैट दे आर एंटी क्लॉकवाइज, सो द रिजल्टेंट इज इन क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? इतना सब देखने के बाद अब हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि इसको समझने के लिए यदि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मान लो तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी और सी। ध्यान देना, कौन कौन से वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तो डिफरेंट तरीके के ये वेक्टर हैं हमारे पास, मतलब है एक ही क्वांटिटी लेकिन सबके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। मैं आपसे बोलूं कि ट्राइंगल लॉ के थ्रू इन्हें एक्सप्लेन करो, बताना है आपको। दो तीन डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान देना। ये मान लो मेरा क्या है, ट्राइंगल है पहला, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है ना। सिर्फ मेरे को आपको ये समझाना है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसे कैसे क्या करना है आपको समझना है। डन। तो पहले वाले कंसेप्ट में देखो, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है और ये मेरा वेक्टर सी है। तो देखो ये दो सेम ऑर्डर में है ना, तो सेम ऑर्डर को प्लस करो और जो अपोजिट ऑर्डर में है उसे उसके साथ इक्वल में पुट कर दो। ट्राइंगल लॉ, दिस इज ट्राइंगल लॉ। इफ आई एम सेइंग दिस, that is vector A, that is vector B and that is vector C, so they are in same order। तो वेक्टर C प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर कौन सा है, वेक्टर A। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ट्राइंगल लॉ। जोड़ दो यहाँ पर, कोई इशू है नहीं, ये ऐसा समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ वेक्टर A, वेक्टर B एंड दैट इज वेक्टर C, is that clear? So that will be your vector A plus vector B is equal to vector C, is that clear? तो ये जो है हमारा वेक्टर एडिशन को समझने का बहुत आसान सा तरीका है, और इस तरीके से हम दो वेक्टर को एडिट कर सकते हैं, किसके थ्रू, ट्राइंगल लॉ के थ्रू। ये जब वेक्टर आर आता है तो इसकी हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला है, ठीक है ना, रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, उसे अभी हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। पहले हमें इस ट्राइंगल लॉ को फील में लाने की ज़रूरत है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे अंदर ये ट्राइंगल लॉ क्या हो जाए, एकदम बैठ जाए हर तरीके से। वो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप चुटकियों में कर देंगे। आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर सम टाइम। इज़ दैट क्लियर? तो फिलहाल तो आप इसे नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करेंगे, कंसेप्ट बिल्ट करेंगे ट्राइंगल लॉ का, तब हम क्या करेंगे, अपने रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक स्क्वायर है, समझिएगा क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड कैसी हैं, आपकी बराबर है, ठीक है। ध्यान देना, डायग्राम में सो सकता है पर टाइम ख़राब ना करते, अगर मिस भी हो जाए तो आप समझना। डायग्राम कितना है, ए बी सी डी, समझ पा रहे हैं आप। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ऐसे मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक डायगोनल, क्या है, स्क्वायर है। इसका एक डायगोनल ये है, समझ में आया, और दूसरा डायगोनल ये है। आप समझते हैं ये बीच में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। तो मैं जो हूँ, अगर वो बनाना चाहूँ, कहूँ कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, सॉरी वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ओ।
तो n की वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है, निकालना है। समझ में आ गया ना। मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी कर देते हो आप, तो आपको क्या मिलता है, n टाइम्स ऑफ क्या मिलता है, ए ओ मिलता है। ठीक है ना। ये डायरेक्शन अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई इशू है नहीं, वो क्लियर है। बाद में अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ जाओगे आप डायग्राम से। तो क्या है, इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है, अब आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ मालूम है ना आपको। ट्राइंगल लॉ, दो साइड को सेम ऑर्डर में जोड़ो और अपोजिट साइड को क्या कर दो, उसमें कर दो इक्वल में। तो ध्यान दो, मेरे को क्या निकालना है, वेक्टर ए बी। समझ में आया ना, वेक्टर ए बी निकालना है। तो ट्राइंगल से देखो सॉल्यूशन ही डायरेक्ट चालू होगा, मैथ वो लिखने से रहा कि लेट ये और वो। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, इधर सोचो इसके बारे में, ऐसा हो सकता है क्या, इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। मैं लिख सकता हूँ इसे ए ओ प्लस ओ बी, कोई तकलीफ़ नहीं है। समझ पा रहे ना आप। यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ इसकी, इधर ध्यान देना, इसमें समझना ए ओ और ओ बी। अब नेक्स्ट कौन सा है, ए सी। नेक्स्ट कौन सा है भाई मेरा, ए सी। ए सी के बारे में सोचो, दैट इज़ ए सी, दैट इज़ ए सी। तो ए सी के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ, ट्राइंगल लॉ नहीं भी लगाऊँ तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, ओ सी लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ सी। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, फिर से देखिएगा, ए ओ प्लस ओ सी। पर अगर नेचुरली आप देखोगे यहाँ पर, तो ए ओ इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है क्या, मैग्नीट्यूड में मैं बोलूँ तो ओ सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे मैग्नीट्यूड में। डन, समझ ध्यान, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में दोनों बराबर हैं। अच्छे से चेक करिए, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है किसके, हमारे स्क्वायर के, और स्क्वायर के डायगोनल आपस में कैसे करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ए ओ, तो 2AO लिखा जा सकता है इसे बहुत आसानी से। कितना हो गया हमारा, AC इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो, इसमें देखो किसकी बात करें हम, AD की बात करें। तो AD की बात यदि मेरे को करना है, तो AD के लिए क्या होगा भाई, ये और ये, समझ पा रहे हो ना। तो कितना आएगा, AD के लिए AO प्लस OD, नो इशू। ठीक है, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 2, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। इज़ दैट क्लियर। आप समझ सकते हैं, AO प्लस OD सेम ऑर्डर इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर। तीनों को ऐड कर दूंगा, इतना आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दूँ, 1 + 2 + 3, 1 + 2 प्लस कितना आ जाएगा मेरा, 3। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान दे के देखना ज़रा। तो कितना मिलेगा, AB प्लस AC प्लस AD इज इक्वल टू कितना है, AO प्लस OB, कोई इशू नहीं है, प्लस 2AO। समझ पा रहे ना आप, 2AO प्लस AO प्लस OD। समझे, इसके आगे क्या होगा, AO कितना आ गया मेरा, 4AO इज इक्वल टू, सॉरी ना, प्लस OB प्लस OD। ज़रा गौर से समझना, OD और OB दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4AO इज इक्वल टू माइनस ऑफ OD, ना यार माइनस, प्लस माइनस OD प्लस OD। इज़ दैट क्लियर। क्यों, क्योंकि OB जो है दैट इज अपोजिट टू OD। कैंसिल, तो कितना मेरा बना, 4AO। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान दो, ये कितना है, n, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। सो सिंपल इट इज़ दैट क्लियर। यू कैन कैलकुलेट सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द सिंपल बिहेवियर ऑफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, वो भी ट्राइंगल लॉ को आपको कंसेप्ट को बिल्ट कराएगा। ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज़ सारी देखिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, समझ पाए ना। इस तरीके से मैं बात करता हूँ। देखिए डायग्राम थोड़ा सा मिस हो सकता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है ना, सारी साइडें ऑलमोस्ट कैसी हैं आपकी, बराबर हैं, ऐसा मान लेते हैं। ये हमारा, यहाँ से हमने इसका नेम प्लॉटिंग की, ABCDEF नेम प्लॉटिंग की। ठीक है, अब नेम प्लॉटिंग की तो अंदर के सारे डायगोनल्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे एक डायगोनल मिल गया हमारा, ठीक है, ये दूसरा डायगोनल भी मिला दिया हमने ऐसे करके।
अब तीसरा डायगोनल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा क्योंकि डायग्राम हमारा सही नहीं है, फिर भी यू कैन अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर। ये तीनों डायगोनल क्या कर दिए हमने, मिला दिए अंदर के। ये बीच में जो पॉइंट मिल रहा है ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। तो हमसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस ए सी, समझ रहे हैं ना, प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू कितने ए ओ। समझ में आया ना, इस टाइप का क्वेश्चन है, कितने ए ओ मतलब एन टाइम्स ऑफ ए ओ, ये हमें निकालना है। फिर से बेसिक, बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे हम, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ क्या करना है आपको, आप हर तरीके से इसको करके देखिए, पॉसिबिलिटी को अपनाइए और फिर आप इसे वीडियो को क्या करिए आगे, अगर नहीं बनता है तो आप इसे मिला करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं बात करता हूँ किसके लिए, सिर्फ ए बी के लिए। ए बी के लिए कितना होगा, ए ओ प्लस ओ बी, क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ओ प्लस ओ बी, बिल्कुल क्लियर है मेरा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ओ ई क्या होगा, इसका ओ बी का अपोजिट है, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए ओ माइनस ओ बी, ओ ई मैंने लिख लिया ऐसा, ठीक है ना। बाद में यदि ज़रूरत पड़ेगी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ा था, तो हम इसे इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ से भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ध्यान देना, हमने ए सी को मिलाना पड़ेगा, हमें क्या मिलाना पड़ेगा, ए सी को मिलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमको निकालना है नेक्स्ट ए सी। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी, समझ में आया, ए ओ प्लस ओ सी। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए ओ, ज़रूरत पड़े तो शायद ए माइनस ओ एफ हो जाए, इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात समझ में आई, ये इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ए डी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए डी। ए डी जो है ज़रा ध्यान देना, ए डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ए डी को ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी, और कोई तरीका ही नहीं लिखने का, आप खुद चेक कर लेना है, ए ओ प्लस ओ डी, इज़ दैट क्लियर। ऐसे लिखा जा सकता है, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। कुछ और लिखना होगा तो हम बाद में देख लेंगे। चौथा क्या है, ए डी, ए ई, माफ़ करना, ये क्या है हमारा, ए ई, समझते हो, ए ई, तो डायरेक्शन हमारी यही होगी। तो क्या आएगा नेक्स्ट हमारा जो है वो कितना है, ए ई। ए ई जो होगा वो कितना होगा, ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ प्लस ओ ई, इक्वेशन नंबर 4। लास्ट कौन सा है भाई हमारे पास, ए एफ भी है। तो देखो यहाँ कितना आएगा, ए एफ इज इक्वल टू आएगा मेरा ए ओ प्लस ओ एफ, समझ रहे हो, कितना होगा, ए ओ प्लस ओ एफ, समझे। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा, 5। इज दैट क्लियर। सभी को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ब्रैकेट लगाते रहना, ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट आप लगाते रहना, 1 + 2 + 4 3 + 4 + 5। तो लेफ़्ट के सारे जोड़ दें, सब जोड़ दो लेफ़्ट के, कितना आएगा, यहाँ से अपना आंसर चालू है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस कितना होगा भाई हमारा, ए ई प्लस कितना है, और ए एफ। अब इसके बराबर नीचे लिख देता हूँ मैं, तो इसको देखो ज़रा, मैं ये वाली टर्म्स लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से ओ ई है तो ए ओ ई कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ओ माइनस ओ ई प्लस ए ओ माइनस ओ एफ प्लस ए ओ प्लस ओ डी, समझे। और प्लस कितना आएगा भाई इतना अपना, ये कितना होगा, ए ओ ओ ई प्लस ओ ई। ओ ई से ओ ई को तो जाने दो, ओ ई से ओ ए को तो जाने दो, ठीक है। अब ये बचा है एक, प्लस ए ओ प्लस ओ एफ, तो इस ओ एफ से ओ एफ को भी जाने दो, तो बचा कितना, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, कितना बचा, 5 ए ओ प्लस ओ डी,
ये बचा ना OD, तो OD किसके बराबर है, AO प्लस OD, पता ही हमको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 5AO प्लस AO, क्यों, क्योंकि AO की डायरेक्शन और OD की डायरेक्शन सेम है और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 6AO, 6AO। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो n = 6 यहाँ पर क्या है आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। ये दिख जरूर रहा है कैसा भी, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में ट्राइंगल लॉ का ही एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा ना। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है ना। रेगुलर हेक्सागोन समझता ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाए, ठीक है। ऐसा क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, बड़ी तकलीफ जाती है हेक्सागोन बनाने में। एक रेगुलर हेक्सागोन है, समझे, ऐसा कुछ एक हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है। इसमें मान लेते हैं ये इसका नाम है ABCDEF, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं वेक्टर AB = आपको दिया हुआ है वेक्टर P दिया हुआ है, ठीक है ना। और वेक्टर BC = आपको दिया हुआ है मान लो Q। ये इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, आपको समझ में, इसकी वैल्यू जो है ऐसा मैं बोल देता हूँ। इज़ दैट क्लियर, जस्ट थिंक दैट। तो हमको निकालना है सब, यहाँ देखो 1 2 3 सब निकाल देंगे हम। कैसा, हमको निकालना है AC, हमको निकालना है AD, हमें निकालना है AE और हमें निकालना है AF। इज़ दैट क्लियर, कोई इशू नहीं है। रेगुलर हेक्सागोन है तो आपको मालूम है डायरेक्शन कुछ ऐसी ही होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे कंसीडर कर सकते हैं। रेगुलर हेक्सागोन है हमारा। तो अब यहाँ देखो ये गड़बड़ बन गया था, तो ज़रा सोच के देखिएगा मैं आपसे क्या बोलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा इससे कि अगर ये Q है तो ये क्या है, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड है, तो ये कैसी होगी, -Q। ये P है तो ये कैसा होगा, -P। इज़ दैट क्लियर। ये क्या है, Q है, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और मैग्नीट्यूड में कैसी होती है, डबल होती है। तो ये वाली साइड कितनी होगी, 2Q। ये ज्योमेट्री की प्रोसेस है, कोई ऐसा कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्राइंगल लॉ एक ज्योमेट्रिक प्रोसेस है, समझ में आ गए ना। एडिशन की ज्योमेट्रिक प्रोसेस है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ देखो सारे पैरामीटर्स आपको मिल गए। अब हम इन पैरामीटर्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो कैसे, मैं बोलूँ AC के लिए, ध्यान दो, AC तो कितना होगा, AB + BC, नो इशू। कितना आएगा, AB + BC, तो कितना हो गया, पहला आंसर तो आपका आ ही गया। AC = कितना आ गया, P + Q, आंसर। नेक्स्ट देखो दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या है मेरे पास, निकालना AD, दूसरा निकालना है क्या, AD। तो AD है आपका कितना, 2Q, ये तो निकला आया है। तीसरा है मान के चलो तीसरा क्या निकालना है, AE। तीसरा क्या निकालना है, AE। कितना होगा AE, ज़रा ध्यान दो, ये प्लस ये कितना होगा बोलो ज़रा, AD + DE, नो इशू। AD की वैल्यू कितनी है, 2Q, और इसकी वैल्यू कितनी है, -P, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आपका। चौथा क्या है, AF। क्या क्या निकालना, 1 2 3 4, AF निकालना है। क्या निकालना है, AF। तो AF को क्या लिखेंगे, AE + EF, AE + EF। AE कितना है, AE देखो ज़रा, AE हमारा अब भी निकाले हमने, ये कितना है, 2Q - P, और ये कितना है हमारे पास, AE कितना है, -Q, समझे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, AF जो होगा वो होगा आपका AF = Q - P। इज़ दैट क्लियर। तो आपके पास ये क्या है, चारों के चारों आंसर निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो नो इशू, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, दो वेक्टर हैं, वेक्टर A एंड
वेक्टर बी। जस्ट थिंक दैट यू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के सम के मैग्नीट्यूड को यदि मैं निकालूं तो वो मेरे को मिलता है 8। कितना मिलता है? 8। ध्यान रखना, अगर मैं इन दोनों के सम के मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं और उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आता है मेरे पास? 8। समझ में आ गया ना? और यदि मैं इनको इंडिविजुअली जोड़ूं, इंडिविजुअली इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ूं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड हम समझ चुके हैं यूनिट वेक्टर में, तो मेरा आता है कितना? 16। समझना ध्यान से, इस तरीके से मेरा बोलना है। यदि इनका रिजल्टेंट इनमें से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, इनका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर में से किसी एक के परपेंडिकुलर हो, तो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा निकालना है। फिर से समझें क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझें। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों के सम का जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना? 8 है। और इन दोनों का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 16 है। और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसा है? इनमें से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना है। तो ध्यान देना, मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट कितना है? r है। रिजल्टेंट कितना है? r। तो कितना आएगा भाई? a प्लस बी मान लेता हूँ मैं, a प्लस बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना, तो जो r जो होगा वो a या b के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं सॉल्यूशन के लिए मान लेता हूँ ये मेरा क्या है? a है। समझ में आया? ये वेक्टर a है। तो ये मेरा रिजल्टेंट क्या होगा? ये वेक्टर r होगा। समझ में आया? ये क्या होगा? मेरा वेक्टर r। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? मेरा वेक्टर b होगा, एक वेक्टर b। समझे? इतना सा क्या है? नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ये मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, ये जो a प्लस बी वेक्टर r जो है, समझ में आता है कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये। तो ये जो होगा हमेशा क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के अपोजिट ऑर्डर में ही होगा। मैं मान लेता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? x है। तो ये वाला जो कितना होगा? ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? डू यू नो व्हाई? यू कैन अंडरस्टैंड। फिर से समझना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 है। यदि a का मैग्नीट्यूड x है तो b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 16 माइनस एक्स। और भाई इसका r प्लस ये है क्या? r, a प्लस बी है ना, a प्लस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरा? इसका मैग्नीट्यूड मेरे को दिया हुआ है 8। समझ में आ गया ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर लाओ। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कि कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है नहीं, एकदम आसानी से क्या कर सकते हो आप? इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसे क्या कर सकते हैं हम? 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 ऑफ एक्स। समझ में आया? आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? आप इसे कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 192 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 192। 32x इज इक्वल टू 192। और यहाँ से जब आप x को निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। इज दैट क्लियर? हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो हमने माना है कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? x है, मतलब कि 6, बात खत्म। और b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, बात खत्म। इज दैट क्लियर? सो दैट इज आवर आंसर। यू कैन डिटरमाइन द थिंग, ओनली यू विल हैव टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर वाली प्रॉब्लम में आपको 2-3 प्रॉब्लम और करा दूंगा, आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना है, अगले वाले क्वेश्चन को, ठीक है? वो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, एकदम थर्ड क्लास क्वेश्चन, एकदम सस्ता क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? लेकिन वो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ बताएगा आगे कि हमको कैसे किस चीज़ को विजुअलाइज करना है, कैसे सोचना है। हम एक अपने हिसाब से उसको नाम देंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान देना ज़रा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, मतलब 3 वेक्टर हैं, एक्चुअल में 3 वेक्टर हैं जो हमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये हमें एक 3 वेक्टर इस फॉर्म में दिए गए हैं और ये ट्राइंगल में ऐसे अरेंज किए गए हैं, या छोड़ो, जस्ट फॉरगेट दैट, a प्लस बी
ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी दिया गया है, जहाँ पर तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, यदि मैं इसको क्या बनाऊँ, ट्राइंगल लॉ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में होंगे, ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये मेरा वेक्टर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर बी और ये मेरा वेक्टर सी। समझ में आएंगे ना? वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। क्लियर? मैं बोलूँगा कि तीनों के बीच का एंगल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के बीच का एंगल निकालो। तो ज़रा ध्यान देना, तो कुछ नहीं है, इनका इंटरनल एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। जानते हो ना आप क्यों होंगे 60 डिग्री के एंगल? क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर गौर से देखना, ये यहाँ पर वेक्टर की टेल टू टेल मिली है, तो ये 60 डिग्री होगा। मतलब कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए इस 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। और एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, या वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, जो बोलना चाहो, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। पर एक बात ध्यान रखना है, ये दोनों कैसे हैं, एक ही ऑर्डर में जुड़े हुए वेक्टर का एंगल है। तो हमारे पास क्या होगा, ये बाहर वाला एंगल क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा ट्राइंगल में। मैंने आपको एंगल को कैलकुलेट करना समझा दिया था, समझ में आया ना? टेल टू हेड और हेड टू टेल जोड़ोगे तो उनके कैसा होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल लिया जाएगा। अंदर का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो बाहर का एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। दैट मीन्स आंसर कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ द मेन थिंग। और ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू रेगुलर वेक्टर्स, तो आपको इस तरीके की सिचुएशन को देखना है और इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना है, और ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं वेक्टर के हिसाब से बोलूं तो जो इंटरनल एंगल्स हैं ट्राइंगल के, इन्हें मैं रियल एंगल कह सकता हूं। इन्हें क्या कह सकता हूं मैं, रियल एंगल। इंटरनल एंगल्स जो हैं इन्हें मैं रियल एंगल नाम दे देता हूं, और जो बाहर का एंगल है इसे मैं वर्चुअल एंगल नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ आपका, वर्चुअल एंगल। इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हम कुछ देर बाद इससे सटीक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो आपके कंसेप्ट को 4 गुना ज़्यादा बूस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक सिचुएशन के बारे में कल्पना करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, कुछ ऐसा दिया हुआ है ट्राइंगल के लिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। जहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए है, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी है, तब हमें एंगल फाइंड करना है। किसका एंगल फाइंड करना है, बिटवीन vector A and vector B. So simple, just remember that what we have to do here. Is that clear? बहुत बारीकी से समझेंगे इसको समझने के बाद आपको जो ये रियल एंगल, नॉट रियल एंगल, दैट मीन्स वर्चुअल एंगल का जो हमने कंसेप्ट क्रिएट किए हैं, समझने की कोशिश किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे ध्यान दीजिए, A प्लस बी, मतलब A और B कैसे हैं, सेम ऑर्डर में हैं, मान लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर यानी C जो है, वेक्टर सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर भी है। ध्यान रखना, जो वेक्टर सी है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ये वेक्टर ए को शो कर रहा है, जिसकी लेंथ हमारी कितनी है, ए है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कितनी है, ए है। फिर हमें रिजल्टेंट वेक्टर की बात याद आती है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मान लो कौन सा है, वेक्टर सी है। समझ में आ गया ना? और ये जो है हमारा कौन सा, ये है हमारा नॉर्मल कौन सा, वेक्टर बी। समझ में आया ना? ये कौन सा है, वेक्टर बी, जिसकी लेंथ हमारी कितनी है, वेक्टर बी है, सॉरी जिसकी लेंथ कितनी है, बी है। तब हमसे पूछा गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं, ये थीटा एंगल है हमारा अंदर। तो ये हमारा रियल एंगल तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। तो हमारा एंगल कौन सा होगा, ये होगा। इसे मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, और अल्फ़ा होगा कितना, 180 माइनस थीटा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा को, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। अगर आप साइन लेते हो तो सी की तो कुछ वैल्यू दी ही नहीं है, हमको वैल्यू किस किस की मिली है, ए की और बी की, बेस और हाइपोटेनियस की। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा कॉस थीटा।
क्या यूज़ करूँगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन बी, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। सो सिंपल, सो सिंपल, नो इशू। आप इसे इस तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। मैं दोनों तरफ कॉस ले लेता हूँ इसका, तो लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो माइनस कॉस कितना आ जाएगा, थीटा। इज दैट क्लियर, दैट इज आवर सिंपल कंसेप्ट ऑफ दैट वन। तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, अल्फा इज इक्वल टू होगा मेरा कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा जो है अंदर आ जाएगा। देखिए ये कॉस इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई क्वांटिटी है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू मान लो 1 है, ए बी इज इक्वल टू मान लो 1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, मतलब कि 1 अपॉन ए की पावर माइनस कितनी 1, और जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, a की पावर -1। तो ऐसे ही कॉस नीचे आया और ऊपर जाके क्या हो गया, -1 उसकी पावर आ गई। आप ऐसे इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो दैट इज कॉस इनवर्स। नाउ थिंक दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना है, -a अपॉन बी। दैट इज़ योर आंसर। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप इसे बहुत आसानी से समझ भी गए होंगे। मुद्दा ये है कि इतना ज़रूरी है क्या करना, ठीक है। क्या हम डायरेक्ट इससे थीटा निकाल के डायरेक्ट रख सकते थे, हाँ बिल्कुल रख सकते थे। देखिए कैसे, क्वेश्चन जो है हमारा कि अगर इंटरनल एंगल्स आर रियल, इफ इंटरनल एंगल्स आर रियल, तो आपको क्या होगा, अल्फ़ा जो होगा यानी कि जो भी वैल्यू होगी आपकी, जैसा भी होगा आपका, ठीक है ना, अल्फ़ा जो भी होगा, थीटा जो भी होगा, जैसा भी आपको लगे, तो क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस की टर्म्स में कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड टेन इनवर्स इनटू कितना हो जाएगा भाई, टेन थीटा। समझ में आया ना, अल्फा मतलब ये इस टाइप का एंगल है जो आपको मेन एंगल आप समझना चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं इंटरनल एंगल्स आर नॉट रियल, इंटरनल एंगल्स आर नॉट रियल, इंटरनल एंगल्स आर नॉट रियल, देन अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, और टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये अल्फ़ा हमने अपने हिसाब से मान लिया है, ठीक है ना, मतलब किसी के हिसाब से जो हमारा मेन एंगल निकलने वाला है वो, ठीक है। इस केस में देखो हमारा अल्फ़ा रियल नहीं है, इस केस में हमारा अल्फ़ा रियल नहीं है, तो आप इसमें ज़रा ध्यान देकर देखना। तो कितना लिख सकते हैं, मैं इसको अगर अल्फ़ा निकालना चाहूँ तो कितना होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा। डिड यू गेट इट, यही है ना हमारा, यही कंसेप्ट आया है ना। आप डायरेक्ट अब बस आपको कॉस थीटा निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आंसर आ गया आपका, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात खत्म। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको डिटरमाइन कर सकते हो, कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी आपको, आप इसे बहुत बेसिकली इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पुराने कंसेप्ट को लेकर के अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आपके पास वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी है, जहाँ वेक्टर ए जो है उसकी वैल्यू मान लेते हैं आप कितनी है, 5 है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 13 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो है वो मान लेते हैं हम कितना है, हमारे पास 12 है, जहाँ वेक्टर सी रिजल्टेंट वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे हम। देखो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर सी है, परपेंडिकुलर है भाई। ठीक है ना, ये कौन सा हमारा वेक्टर सी है जिसका इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 12 है, और ये हमारा हो गया वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 13 है। समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, ये तो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और ये कौन सा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा डैश, या थीटा मान लेता हूँ, तो इसे कितना मान लूँगा, थीटा। पूछा गया है सभी के बीच का एंगल, वेक्टर ए बी, बी सी और कौन सा सी ए, इन तीनों के बीच का एंगल पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो, बहुत आसानी से। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल तो 90 डिग्री ही है, उसको निकालने की ज़रूरत आपकी बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो इस थीटा की बात करूं मैं, किसके, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल यदि मेरे को निकालना हो तो वो कितना होगा, थीटा होगा, उसे निकालना चाहूँ तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ साइन थीटा। कितना निकाल सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 5 और हाइपोटेनियस कितना होगा 13, तो थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। कोई दिक्कत तो है ही नहीं आपके पास। अगर मैं इसे कॉस की टर्म्स में निकालना चाहूँ, किसकी टर्म्स में निकालना चाहूँ, कॉस की टर्म्स में निकालना चाहूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान रखना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना होगा 12 अपॉन 13। क्लियर है? तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जो मैं आपसे बोल रहा था, ये दोनों क्या है, रियल एंगल आप निकाल रहे हैं। ये क्या है, रियल एंगल है, इंटरनल एंगल, रियल एंगल है। तो थीटा जो हमने अल्फा माने थे, यहाँ थीटा कितना होगा मेरा साइन इनवर्स, और रियल में कितना होगा हमारा साइन थीटा। समझ में आ गया ना? वो आप समझ जाएंगे इसकी वैल्यू। ये कोई पर्टिकुलर कोई डोमिनेंट टर्म्स नहीं है, पर आपको सिर्फ समझने के लिए है। और अगर कॉस की टर्म्स में निकालना चाहो तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखो, साइन इनवर्स, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स कितनी होगी मेरी 12 अपॉन 13। इज़ दैट क्लियर? दिक्कत तो यहाँ है क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो हमारे ये वाला एंगल क्या होगा, बाहर का एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये एंगल यहाँ बाहर का एंगल होगा। इसे अगर मैं आपसे बोलूँ कैलकुलेट करो आप, तो कुछ नहीं करना है आपको, कॉस की टर्म्स में निकालना, कॉस की टर्म्स में निकाल लो। तो कितना आएगा मेरा, यहाँ ध्यान देना, थीटा, ठीक है, ये थीटा डैश मान लो, इसे कितना मान लो, थीटा डैश, तो ये हमारा थीटा हो गया। तो अब मैं बोलूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है मेरा, थीटा डैश है, उसे निकालना है। ठीक है, जो तो बी इंटरनल एंगल है थीटा डैश, तो वो तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। यदि मैं बोलूँ कितना होगा, साइन थीटा बोलूँ मैं, तो साइन थीटा कितना होगा 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 डैश में 12 अपॉन 13, तो कितना आएगा मेरा ये नॉर्मली केस में यदि मैं देखूँ तो थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13। ये इंटरनल एंगल है, पर ये रियल वैल्यू नहीं है इसकी, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। तो आप ज़रा इसमें विचार करना, ठीक है ना? अभी इस पर ध्यान दो, ये रियल वैल्यू नहीं है। अगर कॉस के हिसाब से सोचूं मैं, तो कॉस थीटा डैश जो होगा वो कितना होगा, कॉस थीटा डैश, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा 5 अपॉन 13। इज़ दैट क्लियर? 5 अपॉन 13 मतलब कि थीटा डैश इज इक्वल टू जो होगा मेरा वो कितना होगा, कॉस इनवर्स कितना होगा भाई मेरा 5 अपॉन 13। ये इंटरनल एंगल है, पर रियल एंगल तो बाहर का है, तो इट इज़ नॉट रियल, इंटरनल एंगल इज़ नॉट रियल। तो हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए अब मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ध्यान रखना। अगर रियल एंगल मेरा अल्फ़ा हो तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा डैश, अगर यहाँ डैश है तो कॉस थीटा डैश। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस थीटा डैश कितना है भाई मेरा 5 अपॉन 13 आंसर।
और साइन के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो वो तो निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो ये हमारा क्या है, मेन फंडा है इसको समझने का। समझ गए ना आप? ये हमारा मेन फंडा है इस वाले कंसेप्ट को समझने का। अगर आपका रियल है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका वर्चुअल है तो फिर आपको इस तरीके से क्या करना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है। आप आराम से डीप में समझिए और कोशिश करिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपसे बनेगा। देखिए ट्राइंगल है, ये सिचुएशन है, P का मैग्नीट्यूड P है, Q का मैग्नीट्यूड Q है, तो R का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरा, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके बीच का एंगल मान लेते हैं ये तुम्हारा थीटा है और ये क्या है, अल्फ़ा है। तो सारे एंगल को क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, और इसके बीच का बाहर का जो आपका वर्चुअल एंगल है वो भी क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके को फॉलो करके सारी हर केस में निकाल के देखिएगा, आपसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन ज़रा ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लास्ट है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, जो हम बोल सकते हैं हमारे में क्या दिया गया है, P प्लस Q इज इक्वल टू वेक्टर R। ठीक है ना, जहाँ पर Q का जो मैग्नीट्यूड है वो P के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स है, डबल है, मतलब P के मैग्नीट्यूड का डबल है। समझ में आ गया ना? तब दो रेगुलर वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। रेगुलर वेक्टर बोले तो हमारा P और Q, यही कुछ होगा हमारा। ठीक है ना, और जहाँ पर R जो है वो कैसा है मेरा, P पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये मेरा R वेक्टर हो गया, ये मेरा P वेक्टर हो गया, और ये मेरा Q वेक्टर हो गया। समझ पे आ रहा है ना आप क्या है? तो अगर मान लेता हूँ मैं कि P का मैग्नीट्यूड x है तो Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2x। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ये डायरेक्शन मेरी समझ में आ गई आपको कैसा है, ये पर्टिकुलर क्या है, मेरी डायरेक्शन है ऐसे। तो इनके बीच का क्या करना है, मेरे को एंगल निकालना है। ठीक है ना, अब आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल, और इन दोनों के बीच का एंगल भी आप निकाल सकते हो। तो करना है क्या है मेरे को, सबसे पहली बात यदि मैं देखूं तो कितना होगा मेरे को, कॉस थीटा। अगर मैं इसे थीटा मान लूँ तो कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन 2x। तो कितना होगा मेरा भाई यहाँ पर 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉर्मल सा 60 डिग्री। कितना होगा मेरा, 60 डिग्री हो गया। ये अंदर वाला एंगल क्या आ गया मेरा, 60 डिग्री, कोई इशू नहीं होगा। तो ये ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री। निकल गया हमारे R और Q के बीच का एंगल, और उसके बीच का एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री इंटरनल एंगल। पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बाहरी एंगल कितना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा, तो कितना होगा आप चेक करके देखिएगा। अल्फ़ा बोलेंगे तो कितना होगा, 180 माइनस 60 बोले तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं इसे रियल और नॉट रियल यानी वर्चुअल के कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू अंदर कितना माइनस कॉस थीटा, तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स कितनी है वैल्यू, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो भाई कितना लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बोलना चाहें तो कितना होगा, -1/2। और एक वैल्यू कितनी होती है, -1/2। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। 1/2 कितने में पहुंचती है आपकी, थीटा इज इक्वल अल्फ़ा इज इक्वल टू कितने में, 120 डिग्री में। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हो, पर आपके बेसिक कंसेप्ट क्या होना, क्लियर होना। तो ये ट्राइंगल लॉ का हमारा छोटा सा कंसेप्ट था, छोटा सा हमारा लेक्चर है ट्राइंगल लॉ पर। आप इसे प्रैक्टिस करिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपकी बुक में है तो आप उसे करिए। पर हम कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, वहाँ पर ये जो हमारा R आ रहा है, इस R को कैलकुलेट करना सीखेंगे हम, किसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, दोनों में, ट्राइंगल लॉ में भी और पैरेललोग्राम लॉ में भी। तो हमारा पहला लॉ जो हो गया वो ट्राइंगल लॉ है। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विल बी स्टडीड बाय अस, दैट विल बी योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आप इसे नोट करिए।